everyone, this is अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है महाराष्ट्र सेट के जो यूनिट 11 है दैट इज़ इवोल्यूशन के 2019 के क्वेश्चंस के बारे में। पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, इससे आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था इवोल्यूशन से वो था कि द क्लेड इज़ अ सेट ऑफ स्पीसीज। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द क्लेड इज़। ये जो क्वेश्चन है ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से या फाइलोजेनेटिक ट्री के पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द क्लेड इज़। क्लेड इज़ ऑप्शन में दिया है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, डिराइव फ्रॉम द टू एंसेस्टर्स, डिराइव फ्रॉम द मल्टीपल एंसेस्टर्स एंड inhabiting a particular environment. So what is exactly the clade is? So clade is a group of organism. अगर हम नीचे देखें so clade is nothing but it's a group of organism that include a common ancestor and all of its descendants. So यहाँ पे अगर हम देखें तो दो डायग्राम्स दिए गए हैं। clade मतलब जो एक ही एंसेस्टर के मेंबर्स है, तो सेट ऑफ स्पीसीज़ है जो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं उसे हम क्लेड कहेंगे। अगर यहाँ पे देखें सो ये भी इस पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, इसलिए ये सारी क्या है क्लेड है। अगर हमने ये सारे यहाँ पर एक ग्रुप में यहाँ पर लिए तो ये सारे भी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, सो ये भी क्या है एक क्लेड है। अगर यहाँ पे जो दिखाई गई दूसरी पिक्चर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कॉमन एंसेस्टर जो है वो ये है और इसका कॉमन एंसेस्टर जो है ये है, लेकिन ये अलग अलग मेंबर के या अलग अलग एंसेस्टर के एक ग्रुप में दिए गए हैं, इसे हम क्लेड नहीं कहेंगे, दिस इज़ नॉट अ क्लेड। और ये भी क्लेड नहीं है क्योंकि एक मेंबर को यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पर अगर क्लेड की डेफिनेशन पूछी है तो क्लेड मतलब जो सारे मेंबर्स जो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं वो सारे जब हम एक ग्रुप में कंसिडर करते हैं तो उसे हम क्लेड कहेंगे। क्लेड इज़ नथिंग बट विच इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, द सेट ऑफ स्पीसीज विच इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर दैट वी कॉल इट एज ए क्लेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ईजी क्वेश्चंस है, महाराष्ट्र सेट में बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन वाइज आपको बता रही हूँ, अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ईजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्री मेटिंग मैकेनिज्म ऑफ आइसोलेशन। ये क्वेश्चन जो है वो स्पेसिएशन से पूछा गया है, जिसमें हमने व्हाट इज़ एक्जैक्टली द स्पेसिएशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिएशंस, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंक्लूड होती है। यहाँ पे एक स्पेसीज़ जब दूसरे स्पेसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं स्पेसिएशन, उस प्रोसेस को हम स्पेसिएशन कहते हैं। और स्पेसिएशन होने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो स्पेसीज सेपरेट हो रही है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होनी चाहिए, वो स्पेसीज एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, तभी हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों जो मेंबर है वो अब डिफरेंट स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है वो दो मैकेनिज्म से होता है। पहली चीज़ प्री मेटिंग मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज़ अ पोस्ट ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म। प्री ज़ाइगोटिक एंड पोस्ट ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म, ऐसे दो मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है कि प्री ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म में से कौन सा ये पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे नीचे नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है टेम्पोरल आइसोलेशन, सेकेंड वन इज़ अ ज़ाइगोटिक मोर्टालिटी, थर्ड वन इज़ अ बिहेवियर आइसोलेशन एंड फोर्थ वन इज़ अ मैकेनिकल आइसोलेशन। अगर आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ें पता नहीं है और आप तुक्का लगाना चाहते हो तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, प्री मेटिंग मैकेनिज्म लिखा है, मतलब गैमेट का मेट यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। होने से पहले जो मैकेनिज्म है आइसोलेशन का वो कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है ज़ाइगोट। ज़ाइगोट का फॉर्मेशन ऑफ कोर्स मेटिंग के बाद होता है, इट इज़ अ पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो तब आप ऐसा तुक्का लगा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से मैकेनिज्म है जो दोनों चीज़ों में इंक्लूड होते हैं।
पहले इज़ अ प्री ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म जिसे हम प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। सो टेम्पोरल आइसोलेशन हम किसे कहते हैं, जब दो स्पेसिस का फर्टिलाइजेशन करने का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए वो दोनों स्पेसिस एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ द टाइम दिस आइसोलेशन विल बी हैपन। सेकेंड वन इज़ अ इकोलॉजिकल मतलब ऑक्यूपिंग द टू स्पेसिस ऑक्यूपाई द डिफरेंट हैबिटेट, दो स्पेस। उसके बाद हम कहेंगे बिहेवियर आइसोलेशन। सो ऑक्यूर व्हेन टू स्पेसिस हैव अ डिफरेंट काउंटरशिप बिहेवियर। काउंटरशिप मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने दूसरे पार्टनर को बुलाने के लिए एक स्पेसिफिक थिंग को यूज़ करता है, कोई स्पेसिफिक सॉन्ग यूज़ करेगा, कोई स्पेसिफिक एक्शन यूज़ करेगा, सो उसे हम कहते हैं काउंटरशिप बिहेवियर। सो अगर दो स्पेसिस का काउंटरशिप बिहेवियर अलग होगा तो वो क्या करेंगे, प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेटेड रहेंगे। उसके बाद है मैकेनिकल। द फिजिकल डिफरेंसेस प्रिवेंट कपलेशन एंड पॉलिनेशन, सो उसे हम कहेंगे मैकेनिकल आइसोलेशंस। तो ये चार चीज़ें जो है वो प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में आती है। और उसके बाद पोस्ट ज़ाइगोटिक मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन वो ज़ाइगोट जो है वो पर्टिकुलरली ऑस्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं होता। और सेकेंड थिंग, अगर वो ऑस्प्रिंग में फॉर्म हो रहा है तो वो जो ऑस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है वो स्टेराइल फॉर्म होता है। सो इस चीज़ों में जो मैकेनिज्म है दैट इज़ अ हाइब्रिड इनवायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ अ हाइब्रिड इनफर्टिलिटी। सो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आती है पोस्ट ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में। हमें पूछा है प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्पोरल आता है बिकॉज ऑफ द टाइम, बिहेवियर एंड मैकेनिकल। सो ये तीनों चीज़ें जो है वो प्री मेटिंग मैकेनिज्म में आती है। लेकिन जो ज़ाइगोटिक मोर्टालिटी है, ज़ाइगोटिक मोर्टालिटी में ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो पर्टिकुलरली ऑस्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसे हम कहेंगे ज़ाइगोटिक मोर्टालिटी। So B is the thing which is not a part of pre-mating mechanism, which is a part of post-mating mechanism of reproductive isolation. I hope you got this particular thing. B is the answer of this particular question. जो question है that is also related to the speciations. यहाँ पे टाइप ऑफ स्पेसिएशन से क्वेश्चन पूछा है, एक ही ईयर में 2 क्वेश्चन स्पेसिएशन से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द एलोपेट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू। सो डिफरेंस क्या है एलोपेट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में? पहली चीज़ है अटेनमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सेकेंड वन इज़ अ जियोग्राफिकल सेपरेशन, थर्ड वन इज़ अ ओवरलैप इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे ऑप्शंस दिया है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, ओनली थर्ड और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पेसिएशन के अलग अलग टाइप होते हैं। सो पहला टाइप दैट इज़ एन एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन मतलब 2 मेंबर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर्स। सो वो बैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रिवर हो या फिर माउंटेन हो। इसके कारण अगर 2 ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो रहे हैं एक ही मेंबर के और वो अब अलग अलग स्पेसीज़ हम कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर, वो अब अलग स्पेसीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सेकेंड थिंग स्पेसिएशन जो है वो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक ही स्पेसीज़ एक ही एरिया में रह रही है, उसके बीच में अलग स्पेसीज़ है और बाहर की जो स्पेसीज़ है वो अलग है। यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन ना होते हुए भी स्पेसिएशन होता है, तो उसे हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सो एलोपेट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में एक ही डिफरेंस है कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में अगर हम देखें तो वहाँ पे जियोग्राफिकल सेपरेशन होता है और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं होता। इन दोनों में, एलोपेट्रिक में भी और सिम्पैट्रिक में, दोनों में ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, इसीलिए वो स्पेसिएशन हो पाता है। ओवरलैप इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें दोनों का डिफरेंस नहीं कहा जा सकता। दोनों का डिफरेंस यही है कि एलोपेट्रिक में जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है और सिम्पैट्रिक में जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ अ सेकेंड, दैट इज़ ओनली टू, दैट इज़ जियोग्राफिकल सेपरेशन इज़ अ डिफरेंस फॉर द एलोपेट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अगर हम देखें सो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इज़ स्मॉल। सो एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी है, देयरफॉर देयर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ। सो क्या हो सकता है अगर पॉपुलेशन जो है एशियाटिक लायन की बहुत छोटी है?
तो पहली चीज़ तो हमें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जो चीज़ है ये हमें पता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट तो स्मॉल पॉपुलेशन में ही काम करता है। सो पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन ये स्मॉल है, तो वहाँ पे ग्रेट चांसेस क्या हो सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। सो पहली चीज़ ये कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इट इज़ अ रैंडम चांस ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द चांस इवेंट एंड इट इज़ अ मोर प्रोनाउंस्ड इन द स्मॉल पॉपुलेशन। पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल है, और स्मॉल पॉपुलेशन में अगर कोई भी रैंडम इवेंट अगर हुआ, मतलब माइग्रेशन हुआ या फिर कोई भी नेचुरल एक्सट्रीमिटीज़ के कारण वहाँ से कुछ पॉपुलेशन अगर वहाँ से गायब हो गई या वहाँ से चली गई, सो मैक्सिमम चांसेस यही है कि वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब वहाँ पे जो वेरिएशंस है वो कम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है। सो बहुत ट्रेस दिया है, सो स्मॉल इसीलिए वहाँ पे कहा है क्योंकि हमें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में हमें दिखाई देने वाला इफेक्ट यही है कि वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे स्मॉल ये वर्ड दिया है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया है रैंडम चेंजेस किस वजह से आती है, सेकेंडली स्मॉल पॉपुलेशन में कोई चेंजेस हो रहा है तो वो क्यों होंगे, सो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर जेनेटिक ड्रिफ्ट पे ही आ जाती है। अगर आपने 2024 के क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पे भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन आया है। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. You have any doubt regarding to this particular question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for joining this particular session guys. All the best and keep learning. And yes, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.